यस, लास्ट टॉपिक में हमने आपको ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर चेयनिंग क्या होती है। उससे पहले ये भी बताया था कि दिस कीवर्ड क्या होता है। यानी सबसे पहले मैंने ये बताया दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड किस तरीके से करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है, रेफरेंस आईडी को प्रिंट करके दिखाया, कंस्ट्रक्टर चेयनिंग करके दिखाई, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर को कैसे दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं हम्म। और इनकी जरूरत भी क्या थी। मैंने दिस की नीड भी बताई थी और कंस्ट्रक्टर चेयनिंग की नीड भी बताई थी। यस सर। ये चीज दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। व्हाट द नीड ऑफ दिस कीवर्ड एंड व्हाट द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर शेयरिंग आई डिस्कस्ड विद रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल इन लास्ट यस सर। क्लास। यस सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन पहले हम ये समझेंगे इसका रियल इनहेरिटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है। हिंदी में पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदी में इसका मतलब होता है विरासत। इंग्लिश में इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस ही होता है। अभी समझ में आ जाएगा, अगर हिंदी में समझ में आएगा तो इंग्लिश में बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, ठीक है। तो अब यहाँ पर उस विरासत की जो बात हो रही है, उस विरासत में क्या ऐसी चीजें हैं जो मैंने लिखा कि इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे पापा ने आपको एक फ्लोर बनाया, एक फ्लोर बना के दिया, एक घर बनाया, ठीक है। और वो घर एक फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर एक फ्लोर है, जमीन पापा की ही है, और उन्होंने एक फ्लोर बना के दे दिया आपको, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लोर आपने बना दिया, ठीक है। आपने क्या किया, उनकी जमीन पे सब कुछ आपने एक फ्लोर और ऊपर बना लिया, ठीक है। एक फ्लोर और बना लिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसको आपने रियूज किया, आपने जो ग्राउंड फ्लोर है, ओके, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर को यूज किया, है ना। ग्राउंड फ्लोर का यस। यूज करके आपने एक फर्स्ट फ्लोर डिजाइन बनाया। फर्स्ट फ्लोर, ये क्या है, दिस इज इनहेरिटेंस, दिस इज द रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, काफी काफी लोग ये भी कहते हैं जैसे पापा की प्रॉपर्टी हमारे पास, पिताजी की कोई प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ चुकी है, जैसे उनके पास उनकी हाइट, उनकी आंखें, है ना। ये चीज अगर मैं बात करूं, ये चीज एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना, गलत है। क्यों, अगर पापा की प्रॉपर्टी, ठीक है, पापा के अंदर कैसी कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर आ गई हैं, है ना, तो अगर वो इनहेरिटेंस है तो फिर जेनेटिक क्या चीज है, जेनेटिक्स किसी को बोले हम, जेनेटिक्स की तो अनुवांशिकता फिर किसको बोलेंगे, ठीक है। कि पिताजी की प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई और हम भी वैसे दिखने लगे, हम भी वैसे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा दिस इज नॉट, दैट इज द जेनेटिक, दैट इज बायोलॉजी, वो अलग पार्ट है ना। मैं उसकी बातें नहीं कर रहा, मैं विरासत की बात ही कर रहा हूँ। विरासत और अनुवांशिकता में जमीन और आसमान का फर्क है। इनहेरिटेंस मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसको हम रियूज करके कुछ नया बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास एक घर था, पिताजी ने आपके पास एक फ्लोर दिया था, आपने एक फ्लोर का यूज करके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बनाया। सेम इसी तरीके से, ठीक है, कि मेरे पास जैसे आपने सुना होगा इससे पहले, अपने पर एक कार हुआ करती थी, एल्टो, ओके, एल्टो, एल्टो का नाम सभी ने सुना होगा, है ना, एल्टो कार। एल्टो कार को कंपनी ने क्या किया कि एल्टो कार के इंजन को यूज किया और उन्होंने एल्टो 800 बना दिया। एल्टो से एल्टो 800, बताता हूँ उसमें क्या यूज किया। अगर आपको बात करूं मैं, तो इसके अंदर का जो इंजन है सेम है, उन्होंने क्या क्या मॉडिफाई किया, दिस इज यूजेबिलिटी। मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। अगर अब आप देखें, इसमें यूजेबिलिटी किस चीज की हुई है, इंजन को सर। सेम यूज किया। इंजन को यूज करने के साथ साथ उन लोगों ने उसके अंदर चीज, उसके कलर्स, उसके पावर ब्रेक, उसके सेंट्रल लॉक, उसके एसी और कई चीजों में उन्होंने नए नए इन्हांसमेंट किए, लेकिन इंजन जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है। सेम इस तरीके से मैं ऐसे एग्जाम्पल की बातें कर रहा हूँ जहां पर हम रियूजेबिलिटी करने के बाद कुछ नई चीजों को बनाने जा रहे हैं। मेरे पास एक कार थी, है ना, स्विफ्ट, है ना, स्विफ्ट कार। स्विफ्ट कार के इंजन को उन्होंने स्विफ्ट डिजायर बनाया। क्या यूज किया, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। तो स्विफ्ट डिजायर के अंदर उन्होंने बस क्या किया, एक पीछे से उन्होंने एक डिग्गी दे दी थोड़ा सा, ठीक है। तो स्विफ्ट डिजायर बन गया वो।
वहां पर इंजन जो थोड़ा, इंजन देखा जाए दोनों के अंदर इंजन सेम ही है, बस थोड़ा सा पीछे से उसमें डिग्गी होती है, उसमें नहीं होती है। ओके, स्विफ्ट डिजायर बस इतना ही अंतर रहता है। तो व्हाट इट इज, दिस इज इनहेरिटेंस, दिस इज द इनहेरिटेंस, दिस इज द रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर चीजों को रियूज कर रहे हैं, और रियूज करके यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम रियूज करके कुछ नई चीज बना रहे हैं। ठीक है, रियूज करके कुछ नया चीज बना रहे हैं। पर जो अभी कभी लोग एग्जाम्पल ये बताते हैं, पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो चाइल्ड्स में आ जाती है उससे भी इनहेरिटेंस का, नहीं वो इनहेरिटेंस नहीं है कि पापा लंबे हैं तुम भी लंबे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ऐसा ही होता तो राहुल गांधी भी बहुत बड़े विद्वान बन जाते। उनके घर में उनके पिताजी देखो, है ना, कितने बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनको देख के लगता है वो उन्हीं के तो बच्चे हैं, है ना। या आप ऐसा मानो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा हो जाता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर पैदा हो जाता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी, वो उसका कोई मतलब, दैट इज जेनेटिक्स। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस में हम किसी एक चीज को लेकर के उसको बिगाड़ते नहीं है, उसकी चीजों को लेकर के कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, उसमें से हम कुछ जैसे एग्जाम्पल क्या, मोबाइल की एग्जाम्पल किया, मोबाइल में हमारे पास अगर हम उसे मोबाइल की चीजों को रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मोबाइल के कुछ ऐसे पार्ट है जिसको सेम डिक्टो यूज करें और नया बनाए, तोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, बिल्कुल उसको रीयूज करना है ना, उसको देख करके नया नहीं बनाना है, हमें सेम डिक्टो चीजें यूज करनी है उसके अंदर की। जैसे मेरे पास एक पुराने साइकिल हुआ करते थे, हमारे पुराने साइकिल क्या हुई, जब मैंने नई साइकिल ली तो एक दिन नई साइकिल को हमारे सारे कई दोस्त एक साथ मिलकर चलाए, चैन टूट गई। अब मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊं घर पे, अब नई नई साइकिल ली थी मैंने, तो अब नई साइकिल भाई डांट पड़ेगी कि कैसे चैन टूट गया पहले पहले दिन में। अब सारे दोस्तों ने कहा साइकिल चलाएगा, मैंने कहा भाई प्लीज चलाओ। तीन चार दोस्त बैठ गए, साइकिल चैन टूट गया। अब घर पे गया, मेरे दिमाग में आया यार पुराने वाली साइकिल का चैन तो अच्छा है, मैंने उसका चैन निकाला और नए वाले में लगा दिया। दिस इज द रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने रियूज किया। दिस इज द इनहेरिटेंस, जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस, जिसे कहते हैं विरासत। ठीक है, हमें नया नहीं बनाना है, हमें नया अगर बनाना है तो कुछ चीजों को लेकर के, पुरानी चीजों जो एग्जिस्टिंग उसको लेकर के नया बनाना है, दैट इज कॉल्ड Inheritance. इनहेरिटेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, लॉट्स ऑफ एग्जांपल। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और बताता हूँ, सी सी प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास देखा जाए तो एक लैंग्वेज है जावा, जिसको आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर जब जावा लैंग्वेज बनी, तो जावा लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आपको सी सी प्लस प्लस आती है तो अच्छी बात, नहीं आती मैं बता देता हूँ। सी और सी प्लस प्लस के कॉमन फीचर्स, जैसे उसके अंदर के डेटा टाइप, उसके अंदर के क्लास, उसके अंदर के लूप्स, एकदम सेम डिक्टो ऐसे ही हैं जैसे सी और सी प्लस प्लस में। इसलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो मैं रिलेटेड आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो सिंटैक्स मैंने जावा के बहुत सारे बता रहा हूँ, ये सारे के सारे लगभग 60 to 70% आपको रोल वहां अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उस बिल्कुल डिक्टो डिक्टो है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, बट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट डिक्टो सेम है। ठीक है, हाँ सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सेम उसके अंदर जो वहाँ इनहेरिटेंस होता है वो यहाँ पर भी इनहेरिटेंस होता है। सी के अंदर के जो डेटा टाइप्स है, इंटीजर है, वहां पर जो जो डेटा टाइप्स है, वो सेम डेटा टू डेटा टाइप यहाँ भी यूज होते हैं। जैसे वहां लूप यूज होता था, ऐसे सेम लूप जावा के अंदर भी यूज होता है। जैसे वहां स्विच यूज होता है, ऐसे यहाँ पे स्विच यूज होता है। पर इन लोगों ने क्या किया, उनकी चीजों के लिए और इनहांस कर दिया, नया बना दिया। अब सी सी प्लस प्लस के अंदर स्विच के अंदर स्ट्रिंग पास नहीं किया जा सकता, पर यहाँ जो जावा के अंदर स्विच है उसमें, जो स्विच है यानी स्विच जो यूज करते हैं उसमें स्ट्रिंग वैल्यू को भी पास किया जा सकता है, एज ए स्ट्रिंग ऑप्शन यूज किया जा सकता है ना, स्विच विद स्ट्रिंग। बट सी एंड सी प्लस प्लस डजंट सपोर्ट द स्ट्रिंग, तो ये भी ध्यान देना है कि सी और सी प्लस प्लस स्विच स्ट्रिंग सपोर्ट, जो सी और सी प्लस प्लस का स्विच है वो नहीं सपोर्ट करता है स्ट्रिंग को, पर जावा भी Okay. करता है ना? ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू इनहांसमेंट, Yes, sir. दिस इज द न्यू फीचर। कैसे किया उन्होंने, इस चीज को रियूज किया। क्या यूज किया इसके अंदर के बेसिक फीचर्स, है ना। डेटा टाइप्स, अगर मैं बात करूं डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स एंड ओके क्लास एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कॉमन फीचर हैं जो उन्होंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, दिस इज इनहेरिटेंस, उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं कि उन्होंने बिगाड़ करके कुछ नया लाया हो। ठीक है, नया बनाया हो।
नेक्स्ट वन इज, अब मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस के बारे में ही बताया। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम ये पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अब यहाँ पर जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, चलो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कितने प्रकार के होते हैं मल्टी लेवल? मतलब जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशन होगा, ध्यान देना है। मैंने रियल तो यहाँ पर जो रियल लाइफ एग्जांपल तो मैंने बताया, अब इसको पेरेंट मान लिया जाएगा, इसको चाइल्ड मान लिया जाएगा, जिसके कौन से फीचर इसमें आ रहे हैं, कितने फीचर आ रहे हैं, कितने कार को मिला के बनाई जा रही है कार। तो ऐसे यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेड के थ्रू, यानी कि रियल लाइफ पेरेंट और चाइल्ड के एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, 3 4 5। ओके, मल्टी लेवल हायरार्की, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, अभी तो लेवल नहीं कहते इसको। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और एक और है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, ये हमारे पास इतने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, चलो एक एक करके पढ़ते हैं इसमें। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास पेरेंट, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आती है और होता भी है, केवल एक पेरेंट और एक चाइल्ड, यानी एक पेरेंट क्लास है, एक ही पेरेंट है, यानी पापा, मतलब पापा के उनके दादा नहीं है, दादा खत्म हो गए होंगे बाहर, ऐसा। ठीक है ना? तो पापा है, ओनली फादर है और चाइल्ड, यानी एक क्लास है, ओनली टू क्लासेस एग्जिस्टिंग, राइट? ओनली पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, दो ही क्लास एग्जिस्ट कर रही है। इन दिस सिचुएशन हम लोग पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड में एक्सेस करते हैं, और ये पेरेंट पेरेंट किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करता, चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दे रहा होता है। ठीक है, केवल दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ही रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना? और पेरेंट की कौन सी प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर एक कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है बच्चों की, को पेरेंट के अंदर की डीएनए हमारे पास आ रहा होगा, ऐसा कोई डीएनए नहीं, राहुल गांधी वाला डीएनए नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, वो सब बकवास है। पेरेंट की प्रॉपर्टी का मतलब है, पेरेंट ने कोई घर बनाया होगा, पेरेंट के पास पैसे होंगे, पेरेंट के पास कुछ ऐसे गाड़ी होगी, या व्हाटएवर कुछ उसने जो अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है चाइल्ड को। अब चाइल्ड जैसे मैंने बताया, घर घर को दिया तो उसने एक फ्लोर और बना लिया, पैसे पापा ने पैसे दिए तो उसको और जमा करके थोड़ा सा और लगाया, उसको और बढ़ा लिया उसने। इसकी इनहेरिटेंस, इसकी बातें हो रही हैं यहाँ, डीएनए की बातें नहीं हो रही हैं। काफी एग्जांपल डीएनए के मिल जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, दिस इज ए कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट वन, सिंगल लेवल के बाद हम पढ़ते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, तो ये सारे बताऊंगा मैं यहाँ पे। सेकंड वन, मल्टी लेवल, यहाँ पर हमारे पास भी पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, इसका नाम है ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर में कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ डीएनए की बात नहीं होती है, ग्रैंड, यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है।
ज्यादा नहीं, कुछ प्रॉपर्टी फादर को दी होगी, फादर की प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, घर होगा उनका, पैसे होंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ये सारी चीजें होंगी। इसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस है? दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सेकंड वन, मल्टी लेवल। सॉरी सॉरी, अरे फैमिली है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, करेक्ट है ना? मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक चीज और है कि यहाँ पर जो है ये केवल हमारे पास हमने 3 लेवल ही बनाया हुआ है। अगर हम और लेवल बना दे तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक लेवल और बढ़ा दो। भाई तुम्हारे जैसे पापा ने प्रॉपर्टी ली ग्रैंडफादर से और फिर पापा ने प्रॉपर्टी दी चाइल्ड को, यही होगा? नहीं, अब चाइल्ड के चाइल्ड भी हो सकते हैं और चाइल्ड, बस एक ही लेवल होगा। मतलब जैसे आप ये मान के चलो एक पापा थे, मतलब आपके पापा एक ही भाई थे, ठीक है? और उस पापा के पास उनके जो फादर थे वो भी एक ही भाई थे, और आपके पास अगर कोई चाइल्ड है वो भी एक ही चाइल्ड है, ठीक है? तो एक 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 इसे कहते हैं मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है? दिस इज मल्टी लेवल, नॉट हायरार्किकल, दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका लेवल कितना बढ़ाते जाओ बट एक ही होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर मैं एक और जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो और फिर से यहाँ पे कुछ और तो वो भी हायरार्किकल ही कहलाएगा, ठीक है ना? वो सॉरी मल्टी लेवल ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम इसमें केवल 3 बनाए तो 3 ही होगा, नहीं, आप इससे और एक दो लेवल और आगे नीचे, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ठीक है? पर यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देते चलेंगे। जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है और जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसमें क्या सिमिलरिटी है? उसमें सिमिलरिटी का देखा जाए तो सिंगल लेवल का यूज करके ही मल्टी लेवल बनाया गया है। यानी कि अगर मैं केवल आधे एक दो दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात करूं यहाँ पर, तो इसके अंदर सिंगल लेवल हो रहा है। सेम ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर भी सिंगल लेवल ही हो रहा है, ठीक है? यानी कि देखा जाए तो सिंगल लेवल को ही सिंगल लेवल का यूज करके मल्टी लेवल बनाया गया है, ठीक है? तो अभी भी देखा जाए तो जावा में जो इनहेरिटेंस है, अभी है ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंगल लेवल ही है ना? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिंगल लेवल है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, तीसरा हायरार्किकल, हायरार्किकल इन इनहेरिटेंस। हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है, आ, वो वो देखो इसमें। एक पेरेंट है, ठीक है, यानी ग्रैंडफादर मान लो, और उनके भी दो बच्चे हैं, ठीक है, उनके दो बच्चे, फिर उनके भी दो बच्चे, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो इसे हायरार्किकल बोलते हैं, ठीक? ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? बस अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक सिमिलरिटी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। सिमिलरिटी क्या है? ये भी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो सिंगल लेवल ही बन रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पर ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, ये अंकल हो सकता है, फिर यहाँ पर चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, ऐसे यहाँ पर भी चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, ठीक है ना? अब चाइल्ड वन कुछ भी हो सकता है, मैं नाम यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है? ओके, दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब है कि यहाँ पर एक कोई प्रॉपर्टी है, मतलब है ना, वो अपनी एक सिंगल प्रॉपर्टी को इस मतलब सेम प्रॉपर्टी, यानी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर के पास भी है और अंकल के पास, हो सकता है कि आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी फादर को भी दिया हो, थोड़ी अंकल को दिया हो, इस तरीके से प्रॉपर्टी। यानी कि अगर देखा जाए तो चलो थोड़ा टेक्निकल की बातें करते हैं, टेक्निकल बातें करते हैं इसमें। दो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हम इनको क्लास में मानेंगे आगे चल के, ये जो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट के बीच में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। देखो जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, ये जो पेरेंट और यानी ग्रैंडफादर, देखो, और ये पेरेंट और चाइल्ड तो हुए, इनके बीच में एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही है ना? यहाँ पर भी देखो किसी भी दो आप क्लासेस के बीच में आप देखोगे ऑब्जेक्ट के बारे में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही हो रहा है किसी के में। तो क्या अभी अगर मैं यहाँ कंक्लूजन निकालूं
तो ये जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है इसी का यूज करके मल्टी लेवल बनाया गया और इसी मल्टी लेवल का यूज करके यहाँ पर हायरार्किकल बनाया गया। अब यहाँ मल्टी लेवल भी हो रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसमें ये भी क्या है, hierarchical। इसमें सिंगल लेवल और मल्टी लेवल को बना करके हायरार्किकल बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हायरार्किकल के अंदर दो क्लासेस या दो ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो सिंगल लेवल ही हो रहा है। अभी तक जावा जो तीनों इनहेरिटेंस के अंदर सपोर्ट कर रही है वो सिंगल लेवल और सिंगल लेवल ही है दो ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक बार में केवल एक क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड केवल फादर की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। ये बात की बात है, पर अभी देखा जाए तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये कुल सिंगल का है। इसके बीच में कौन सा है, सिंगल लेवल। इसके बीच में सिंगल लेवल, इसके बीच में सिंगल लेवल ही है। अभी ऐसा नहीं है कि एक क्लास से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट वन, अभी तक कंक्लूजन बहुत अच्छा निकल के आया है कि जावा सपोर्ट कौन से कर रहा है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और ये अदर लैंग्वेज के अंदर अगर वहां पर भी ऐसे ही होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि हमारे पास फादर, मदर, ऐसा है ना। और उन दोनों की प्रॉपर्टी को उनका एक चाइल्ड एक्सेस कर रहा है ना। मल्टीपल इसे बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड, तो उसे कहते हैं मल्टीपल। मोर देन वन, नॉट मोर देन, ओ सॉरी, सिंगल, मोर देन वन क्लास, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं कौन सा इनहेरिटेंस, दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल सॉरी, नॉट मल्टी लेवल, मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल मतलब मोर देन वन। देखो मल्टीपल हो रहा है, इस क्लास में मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मल्टीपल फर्स्ट ऑब्जेक्ट फादर, सेकंड ऑब्जेक्ट मदर, दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। पर यहाँ पर एक रूल है, जावा डज नॉट सपोर्ट, है ना। रूल डिस्क्लेमर यहाँ पर आपको जरूर पता होना चाहिए, जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल मल्टीपल जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि इसलिए मान लो अगर मेरे पास इस पेरेंट क्लास के पास एक सो नाम का मेथड और यहाँ पर भी सो नाम का मेथड है, दोनों में सो नाम के मेथड है। सो, और जब मैंने चाइल्ड से, मान लो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड से मैंने सो नाम के मेथड को कॉल किया। ओके, अब मैंने चाइल्ड से सो नाम के मेथड को कॉल करूंगा तो यहाँ सो कौन सा कॉल होगा, हमने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड डॉट सो। ओके, कौन सा सो कॉल होगा, जो फादर क्लास में सो मेथड है वो कॉल होगा, या मदर क्लास में सो मेथड वो कॉल होगा। यह कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लास में सेम नाम के मेथड है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जावा ने इसको यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लास सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सो कौन सा आएगा, बताओ कौन से क्लास का आ रहा है ना, मदर क्लास का या फादर क्लास का। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए जावा इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ना है जावा के अंदर तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अब रिमूव, ऐसा है नहीं कि जावा ने इसको हटा दिया तो किसी चीज को हटाना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो ये होता है कि जब उसको किसी अदर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो जावा ने इस प्रॉब्लम को इसलिए हटाया है जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जावा ने फीचर दिया इंटरफेस। तो जावा में इंटरफेस, यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैं बताऊंगा जब इंटरफेस पढ़ाऊंगा उस टाइम। ओके, तो जावा डज नॉट सपोर्ट। नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पर एक और इंटरेस्ट लिख रहा हूँ जिसका नाम है हाइब्रिड इंटरेस्ट। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड, ओके। Yes. अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर मैं यहाँ पर एक ग्रैंडफादर, है ना, मतलब दादाजी आपके, और ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी कौन सा एक्सेस कर रहा है, ये दोनों access कर रहा
यहाँ पर भी जावा इस इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेगा, हाइब्रिड, ठीक है ना। इसे हाइब्रिड बोल देते हैं या डायमंड बोल देते हैं। जहां पर भी डायमंड शेप आएगा ना वहां पर नहीं जावा सब, वहां जावा सपोर्ट, इसे डायमंड शेप, देखो ये डायमंड बन रहा है, इसे डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड का मतलब यही होता है भैया, इसको ऐसे मिला दो डायमंड हो जाता है ना। इसको ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है बुक्स के अंदर, लोग कंफ्यूज, डायमंड डायमंड शेप बना नहीं बना, ये भी डायमंड शेप, ये भी डायमंड शेप है, ठीक है। इसलिए जावा इसको सपोर्ट नहीं करता, ये डायमंड शेप नहीं है, ये कुछ और बन रहा है, ये है ना, ये पिरामिड बन रहा है ना। जावा डज नॉट सपोर्ट डायमंड, डायमंड ऑपरेट, डायमंड प्रॉब्लम। व्हाट इज द डायमंड प्रॉब्लम इन जावा? What is diamond problem? This is the diamond problem in Java because the multiple inheritance and hybrid inheritance Java does not support. तो अब अगर आप इस तरीके से अगर इनहेरिटेंस करोगे तो ये हाइब्रिड एक प्रकार का कैसा पिक्चर बन रही है, पिक्चर बन रही है डायमंड की, देखो, दैट्स व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट इट। ओके, कंफ्यूजन होने की वजह से। हाँ, यूजिंग हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों वी कैन अचीव यूजिंग इंटरफेस। ओके, आई विल डिस्कस दैट। गॉट इट? Yes, sir. परफेक्ट। नेक्स्ट, तो पहले पढ़ते हैं सिंगल एप। अच्छा हाँ, यहाँ पर अब फिर यहाँ पर आप लौट के आते हैं। अभी तक देखा गया तो हमारे पास दो प्रकार के इनहेरिटेंस थे, या तो सिंगल या तो मल्टीपल। सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल का यूज करके मल्टी लेवल, और इसी सिंगल का यूज करके हायरार्किकल बनाया गया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिंगल 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 सिंगल। दूसरा हमारे पास मल्टीपल है, इसे मल्टीपल का यूज करके हाइब्रिड बनाया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जावा तो मल्टीपल और हाइब्रिड सपोर्ट नहीं करती, बचा क्या, सिंगल। तो जावा सपोर्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, है ना, सिंगल सिंगल सिंगल। ओके, क्योंकि दोनों के दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो क्लासेस के बीच में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही होगा, मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये भी मल्टी लेवल, ये भी सिंगल ही कहा जाता है अगर देखा जाए दो के बीच में, तो ये हमें, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चीज है, अगर हम मल्टी लेवल की बातें करें तो ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, और पेरेंट के थ्रू ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है। सेम ऐसे यहाँ चाइल्ड फादर की और पेरेंट के साथ फादर की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर दो के बीच में देखा जाए तो सिंगल लेवल ही है। लेकिन फायदा ये मिलता है कि चाइल्ड अपने फादर, फादर के साथ ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, ठीक है ना। ओके, परफेक्ट। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों मिलाकर कंफ्यूजन, इन तीनों इनहेरिटेंस को मिलाकर अगर कंफ्यूजन निकालो तो इन तीनों में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही जावा फॉलो करती है। ओके, चलो अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस करते हैं। फर्स्ट वन, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्लास पेरेंट। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा और उस क्लास की प्रॉपर्टी उसे दूसरी क्लास में यूज करूंगा, चाइल्ड। मुझे ये जो क्लास है फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में, यानी कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी में एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी कि रीयूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हाउ विल यूज, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एक्सटेंस। एक्सटेंस मतलब देखो विस्तार हो जाना, बढ़ जाना, कीवर्ड बड़ा अच्छा है। तो यानी कि जब कोई प्रॉपर्टी आपकी क्लास में आएगी तब भी क्लास बढ़ेगी, उसमें नई चीजें आएंगी तो एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंड तब होगा जब कुछ चीजें आएगी, जब लेके आओगे उसमें, इसलिए जब यहाँ पर एक्सटेंस हो रहा है ना। कौन एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंस हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है चाइल्ड का, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी किस में आ रही है, चाइल्ड में आ रही है। ओके, दिस इज Yes. इट। तो अब ऐसे ही हम इसकी प्रॉपर्टी अपनी क्लास में लिखे आएंगे। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मेथड है वाइड सोना का मेथड, ओके। यहाँ पर मैं लिखा वाइड डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले, ओके। इसके अंदर के मेंबर को भी लिख लेते हैं, है ना। यहाँ मेंबर भी हमारे पास हो सकते हैं, इसकी पेरेंट इंट एक्स, यहाँ पर है ना, लेंथ जो भी हम डेटा मेंबर भी मैं रख रहा हूँ, इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20, ओके। ऐसे इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स वाई। नेक्स्ट, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, यानी कि इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता केवल डेटा मेंबर है इसके अंदर, मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ बार बार, इसके अंदर के जो मेंबर्स हैं,
जैसे मुझे इसके अंदर के वेरिएबल्स भी होंगे, मेथड भी होंगे, कंस्ट्रक्टर भी होगा, ये सारी चीजें अगर चाइल्ड में लेके आना है आपको, ठीक, तब एक एक करके बताऊंगा हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स, मेथड्स, ओके, एंड कंस्ट्रक्टर एज वेल इन चाइल्ड। आई विल डिस्कस कैसे। तो ये पेरेंट क्लास का शो मेथड अपनी क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपने एक्सटेंड कर लिया है, इस क्लास के जितने भी मेथड है, मेथड को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, अपने क्लास में। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा शो, वी कैन एक्सेस, वी कैन कॉल इट डायरेक्ट, ये मेथड मेरी क्लास में आ गया, ओके। और इसके मेंबर इस वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे मान लो अगर इसमें कुछ आपको इंक्रीमेंट करना है, जैसे वैल्यू को प्रिंट तो कर लिया है ना, यू कैन एक्सेस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, चलो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ की आ रही है? पेरेंट क्लास के मेंबर्स आ रहे हैं। हाउ यू कैन एक्सेस, बिकॉज these members and this method belongs to parent class। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है, तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने जब चाइल्ड क्लास में आया तो चाइल्ड क्लास के शो मेथड को भी आप अपनी क्लास में कॉल कर लिया, कर पाए, उसकी वजह से ही आपने इसके मेंबर को भी एक्सेस कर पाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। दिस इज रियूजेबिलिटी, इसे क्या कहते हैं? रीयूज। मतलब इसको आप अभी और बताऊंगा एग्जांपल कैसे आप यूज कर रहे हो, अब इसमें केवल कॉल करके बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये मेथड था, आपने इसके मेथड की इसको मेथड को आपने कॉल कर लिया, इसके लॉजिक को कॉल कर लिया, इसके वेरिएबल को कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप रीयूज कर रहे हो, कौन सी वैल्यू को? देखो 1020 को यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की बातें करो तो स्ट्रिंग here this, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनेगा चाइल्ड क्लास का बनेगा, सी एस इक्वल टू न्यू चाइल्ड। क्यों? क्योंकि चाइल्ड ही प्रॉपर्टी से कह रहा है पेरेंट की, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लो। अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ग्राफ बताता हूँ कि मेमोरी कैसे मिलेगी। जैसे आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो इस चाइल्ड के अंदर दो चीजें हमारे पास होंगी इसमें, ओके। एक चाइल्ड क्लास खुद और एक पेरेंट क्लास भी आएगा। दिस इज ऑब्जेक्ट ग्राफ, ऐसा है ना, उसी के अंदर ही है ऐसा। ये चाइल्ड 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 क्लास, चाइल्ड, और ये है पेरेंट। चाइल्ड के मेंबर है यहाँ पर एक्स एंड वाई, दूसरा यहाँ मैथड रखा था गया था सो, ठीक है। इसके अंदर हमने रखा है डिस्प्ले। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को जो मेमोरी मिल रही है वो अलग अलग नहीं मिल रही है, एक ही साथ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि अगर तुम 500 है, दिस इज 500, दिस इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, नॉट एड्रेस, दिस इज रेफरेंस, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक बनेगा और एक ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट, इट विल पॉइंट द सेकंड वन एज वेल, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट दोनों का ये इस तरीके से पिक्चर है, जैसे कि हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसे हमारे एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है, या ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो उन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इन तीनों का एड्रेस जो होता है, घर का एड्रेस, अगर बात करूं घर के एड्रेस की बात कर रहा हूँ, एक ही होता है, बस फ्लोर नंबर चेंज होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, तो जो मेमोरी मिल रही है वो चाइल्ड को मिल रही है, ठीक है। चाइल्ड के, यानी कि चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस चाइल्ड ने ही पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ही रख लिया, और उसका भी सेम एड्रेस, यानी कि पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट जो बन रहा है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, दोनों के ऑब्जेक्ट केवल एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, दोनों का एड्रेस अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर मेमोरी भी देखो दो बार नहीं मिली, एक ही बार मिली, है ना। तो मेमोरी, इससे थोड़ा सा मेमोरी भी कम ही कंज्यूम होती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अलग अलग मेमोरी मिलेगी, कंज्यूम ज्यादा होगी, एक बार बनाओगे तो उससे मेमोरी कम लगेगी, है ना, ये भी बेनिफिट होता है। बहरहाल बेनिफिट है रियूजेबिलिटी का। अब मैंने लिखा डिस्प्ले,
ओके, तो चलो अब इसको सेव करते हैं। सो तो नहीं गए? हेलो, चाइल्ड डॉट जावा, चाइल्ड डॉट जावा अमेरिका। ओके, ओके, परफेक्ट। कॉल क्यों? ओके, सॉरी, तभी मैंने कहा, मैंने कंपाइल कर दिया। डायरेक्ट रन कर लो, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या भाई? सेट पाथ इज इक्वल टू सी फाइल्स अंडर जावा अंडर जेडीके अंडर bin जावा। ओके, इंटरफेस यहाँ पर, ओके, ठीक, परफेक्ट। जावा सी चाइल्ड, बताऊंगा तुम्हें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जावा सी चाइल्ड और जावा चाइल्ड, ठीक है, अभी बताऊंगा। केवल एक ही क्लास होनी चाहिए, मल्टीपल क्लासेस नहीं होनी चाहिए वहां पर, नहीं तो हर क्लास में मैन बैठे ढूंढेगा वो। ठीक है, इंटरप्रेटर जावा से मेंटेन के अंदर केवल एक क्लास यूज कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस नहीं कर सकते, इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो ये एनीवे, तो मैं ये बता रहा था, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के मेथड डिस्प्ले को कॉल करते ही सो मेथड मैंने यूज किया, और साथ ही मैंने उस पैरेंट क्लास के मेंबर्स को भी कॉल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास मेंबर्स आ गए। मेंबर की वैल्यू देखो, यहाँ पर मेंबर सेम है, हाँ अलग अलग है, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर लिया तो 2040 आ गया। ओके, परफेक्ट, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास यहाँ पर हम आगे कुछ और पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले नीड भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलो, जैसे मेरे पास यहाँ मेंबर है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं रखता हूँ, नॉर्मल एक मैं वेरिएबल रखता हूँ, सो सॉरी 10, यहाँ पर भी मैं रखता हूँ एक्स इक्वल टू 200। ओके, और मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, अभी क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, एक्स की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, बताओ, एक्स। तो नया टॉपिक पढ़ाने से पहले, क्योंकि इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे, तो दिस नीड ऑफ, है ना, न्यू टॉपिक। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर पेरेंट क्लास में x इक्वल टू 10 रखा, चाइल्ड में x इक्वल टू 200 रखा, और मैंने जब डिस्प्ले मेथड कॉल किया तो डिस्प्ले मेथड से यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 10, 20, 100, 50, वाट एवर, वाट शुड बी प्रिंट, क्या प्रिंट 200. होगा, 200 प्रिंट होना चाहिए। चलो परफेक्ट, कंपाइल करना ही पड़ेगा प्रोग्राम को। जाओ चाइल्ड 200, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस मैंने अभी इससे पहले बताया था, कल जिससे पढ़ा रहा था, प्रेफरेंस हमेशा लोकल को मिलेगी, क्यों? क्योंकि जब आपने x को एक्सेस किया, इस x को, ये x पहले पहले कहाँ ढूंढा जाएगा, पहले इस मेथड के अंदर, फिर उसके बाद इस पूरे क्लास के अंदर। अगर इसको अपनी इस मेथड के अंदर कहीं पर x नहीं मिलेगा, मतलब मेथड मतलब इस पूरे ब्लॉक के अंदर, या तो इसके आर्गुमेंट में, या इस पर, या इस ब्लॉक को, ये खड़े बेसिस के अंदर, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो ये क्लास में ढूंढेगा, तो क्लास में मिला, ये क्लास वाला एक्स को एक्सेस कर लेगा जो क्लास के अंदर है, उसको लेके आए, उससे वैल्यू को निकाल लेगा। तो प्रेफरेंस उसको मिलती है, लोकल को मिलती है, ध्यान देना, है ना, लोकल को, इस वजह से 200 प्रिंट होगा, पर मुझे प्रिंट किसको करना है, 10 को। अब यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने x नाम का वेरिएबल ले लिया तो पेरेंट क्लास में x नाम का वेरिएबल नहीं रख सकता है, क्योंकि पेरेंट क्लास हो सकता है किसी अदर पार्टी ने बनाई हो, अदर यूजर ने बनाई हो, और तुम्हें उसको यूज करना हो, और उसने भी x नाम का वेरिएबल ले रखा हो, और तुम्हें एक्सेस करना है पेरेंट क्लास का x, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट ये तो प्रिंट होगा नहीं, मुझे यूज करना है इसको, यानी कि इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अगर मुझे पेरेंट क्लास का एक्सपेंड करना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा सुपर, टैप करना पड़ेगा, तो सुपर, इसलिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सुपर। बताऊंगा सुपर क्या होता है, प्रिंट करके दिखाते हैं।
10. ये प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन। अब आया 10। ओके, अगर इसको नहीं लगाएंगे, देखो अगर मैं दोनों साथ में कर देता हूँ, विद एंड विदाउट, सुपर। देखो आया, जाओ चैलेंज। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर मैंने सुपर नहीं लगाया तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 200, और जो सुपर लगाया क्या प्रिंट हो रहा है, 10, 10. यानी पैरेंट क्लास में। तो सुपर है क्या, आप यहाँ पढ़ेंगे लोग सुपर, सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड कंटेन्स a reference of parent class object, है ना। जस्ट आप ऐसा रख सकते हो, जस्ट इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट, जैसे अगर आपने सुपर यहाँ लिखा तो ये इसके ऊपर वाली जो क्लास है उसमें एक्सेस करेगा, पर इसके और ऊपर वाली क्लास में नहीं एक्सेस करेगा। जैसे इसके ऊपर चाइल्ड क्लास की पैरेंट कौन है, ये है ना, ये इसके अंदर जाएगा बस। इमीडिएट का मतलब ये होता है, पर अगर इसका कोई पैरेंट होगा तो वहाँ नहीं जाएगा ना, उसमें एक्सेस नहीं करेगा। इमीडिएट का मतलब ये मैंने है, ये है। ठीक है, कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ जस्ट इमीडिएट पैरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ जस्ट इमीडिएट पैरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, नो इशू। तो यूज क्या है इसका, यूज मैंने बताया है ना, यूज अभी मैंने प्रॉब्लम भी बताई थी, सोल्यूशन भी। ठीक है, यूज इफ parent parent and child class have same name, data, members. Okay, then then to then we can access the parent class data member using superkeyword. Got it? Yes, If sir. parent class and child class have the same name data member, है ना, then we can access the parent class data member using super keyword, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया। Got it? Yes. Yeah, perfect. ओके, अब अगर सेम इसी तरीके से मेरे पास अगर मेथड का नाम सेम हो गया तो क्या होगा, मेथड का नाम है, मेथड का नाम भी सेम हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि पेरेंट क्लास फॉर मेथड। ओके, मान लीजिए डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मेथड। ओके, अब मुझे अभी मेंबर की बात कर हटा देता हूँ मैं यहाँ पर डिस्प्ले। अगर मुझे पेरेंट क्लास का यानी कि चाइल्ड, चाइल्ड का डिस्प्ले मेथड, अब यहाँ कौन सा चाइल्ड कॉल होगा, कौन सा डिस्प्ले कॉल होना चाहिए यहाँ पे, क्या बचा है? देखो क्लास चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड, यानी ये कॉल हुआ, पर मुझे कॉल करना है पेरेंट का। तो पेरेंट को कॉल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा सुपर, तो इसके अंदर ही कॉल होगा, ध्यान देना। सुपर कभी भी स्टैटिक मेरी स्टैटिक कॉन्टेस्ट में कॉल नहीं होता। स्टैटिक कॉन्टेस्ट मतलब स्टैटिक ब्लॉक के स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं होगा। आप ऐसे यूजर एक्सेस कर सकते हो उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर केवल डेटा मेंबर ही कॉल होंगे। आ गया ना, पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड, चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड, दोनों आ गया आपके पास। ठीक है ना,
Yes, sir. है ना? तो दिस रूल नोट, है ना? दिस रूल मतलब कौन सा रूल ऊपर वाला, इज एप्लीकेबल फॉर मेथड्स आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट। अब मेरे पास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है, दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर रख दिया मैंने, पेरेंट। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। यहाँ पर इस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे, कभी कोई लोग बोले कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, चलिए बताता हूँ। पहले यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं आपको कॉपी करता हूँ। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड दोनों। अब देखो, मैं जब अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, किसका, चाइल्ड का। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, देखो ऑब्जेक्ट तो मैं चाइल्ड का बना रहा हूँ, है ना? देखो तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, है ना गर्वित, क्या आउटपुट आएगा? Child constructor ही आएगा। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ही आएगा, परफेक्ट। गर्वित, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे? तो ये हमारे पास चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है, और इस चाइल्ड कंस्ट्रक्टर यानी न्यू चाइल्ड। ओके, यानी कि जैसे चाइल्ड से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, तो अपने क्लास में जाकर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसे कॉल करेगा, नहीं है तो नहीं कॉल करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो कॉल होगा तो इसका आउटपुट चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर आना चाहिए। ओके, चलो देखो, यहाँ पर एक आपको नया आउटपुट मिलेगा, और यहाँ मिलेगा इसके साथ साथ में पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। ठीक है, ओह माय गॉड, ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर भी आ गया, ये कैसे हो गया? यहाँ पर भी हमें समझना है कि हम जब भी, अब यहाँ पर एक रूल है, जावा के अंदर हमेशा क्लास के कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में सुपर होगा, ऑटोमेटिक, SUPER, सुपर, हमेशा ऑटोमेटिक। ये बिना इसके होता ही नहीं है। अगर मान लो आज के बाद अगर मैंने कोई क्लास लिखी है, कोई भी क्लास, क्लास ए लिखी है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें दो चीज माननी है, एक तो ये मानना है उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, और दूसरा उसके बाद ये मानना है कि यहाँ पर इसके फर्स्ट लाइन में सुपर होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक, यस, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा सुपर रखेगा ही रखेगा। एक और चीज रखनी है याद हमें, बाय डिफॉल्ट हमारी कोई भी अगर मैं क्लास बनाता हूँ, तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड भी करेगा। मैं यहाँ बता देता हूँ, मैंने केवल लिखा कितनी चीजें थे, केवल मैंने लिखा था क्लास ए बस, लेकिन ये हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए अब, आज के बाद, कि अगर मैंने कोई क्लास बनाई है, बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी। आगे मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी आ गई सर, बताऊंगा। हमारे क्लास में कंस्ट्रक्टर अगर नहीं है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसके अंदर सुपर होगा। और अगर मान लो नहीं है और मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो उस सिचुएशन में भी हमारी क्लास के फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में सुपर होगा, ऑटोमेटिक। कंपाइलर, कंपाइलर नहीं करता यहाँ पर, है ना, बस कंपाइलर तो ये तो सुपर है तो सुपर रन टाइम पे आएगा। पर ये जब हम इसको कंपाइल, आप में ये मान के चलो कंपाइल टाइम पर, है ना, कंपाइलर इसमें ऐड कर देता है, कंपाइलर ऐड करता है, वैसे कंस्ट्रक्टर तो कंपाइल टाइम पर ही ऐड करता है। ठीक है ना, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो डिकम्पाइल करके देख सकते हो। जैसे लो मैं एक डिकम्पाइल करके दिखा देता हूँ कुछ एक नई चीज सुपर पढ़ाने से पहले। ओके, कंटिन्यू क्लास ए, एक नॉर्मल, ओके, मैंने क्लास कंट्रोल एस, और क्लास का नाम है ए डॉट जावा। ओके, और मैं यहाँ पर जावा सी ए,
कंपाइल किया और देखो यहाँ कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद यहाँ पर देखो जावा, ये डॉट क्लास आ गया ना। इसको डिकम्पाइल करना है, तो डिकम्पाइल करने का मतलब क्या है, इसके अंदर बाइट कोड, यानी कि अगर कभी कभी क्वेश्चन इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि जावा के बाइट कोड को, यानी कि जो उसमें डॉट क्लास फाइल है उसको कैसे देखोगे, यानी कि अगर इसको देखना हो इसमें क्या लिखा है, क्या कोड है, हाउ कैन यू सी इट नॉर्मली। तो जावा के अंदर एक टूल है, जावा पी टूल से देखा जा सकता है ना। इसको देखा जा सकता है, इस देखा, अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर क्लास मिली, ठीक है। और उस क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर तो लिखा नहीं था, यहाँ तो कंस्ट्रक्टर था ही नहीं, मैंने कुछ की डाला ही नहीं था। लेकिन कंपाइल टाइम पर कंस्ट्रक्टर ने देखा वहां कुछ नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, दिस इज कंस्ट्रक्टर। अच्छा सर, अगर मैंने कंस्ट्रक्टर ऐड लिख दिया तो क्या होगा सर, दो दो कंस्ट्रक्टर आएंगे क्या, नहीं। अगर आपने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया तो वहां पर वो कंस्ट्रक्टर नहीं ऐड करेगा, उससे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जावा पी टूल से, जावा पी टूल से मैं इसको एक्सेस करता हूँ, देखो ये भी भैया सर यहाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्सटेंड वो नहीं दिख रहा है। हाँ वो दिखेगा, बाद में दिखाऊंगा आपको। देखिए कंपाइलर हमारे पास होते हैं, बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जिनको हम डिकम्पाइल करके कोड को देखा जा सकता है। चलिए मैं आपको डिकम्पाइलर दिखा देता हूँ, बहुत सारे डिकम्पाइलर्स हैं हमारे पास। जावा डिकम्पाइलर, जी डिकम्पाइलर डाउनलोड, ओके देख लेते हैं, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास होगा मैं, ओके मैं इसको यहाँ पर जावा, जावा नहीं है, रख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। डबल क्लिक करो, चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो फिर ओके वेरी गुड नाइस चल गया। यहाँ पर आप पर्टिकुलर वो डॉट क्लास क्लास लेके आओ, देखो ये मेरे पास खुल भी गया यहीं पर वो क्लास, ओपन कर लो। फाइल सारा ओपन, फाइल ओपन फाइल है, खोल लो मेन्यू, ये डॉट क्लास, क्या दिक्कत हो गई इसमें। ये तो जार से ओपन करता है वैसे डॉट क्लास। ये जार से इसको मेनली जो है ना, ये जो मैं यूज करता हूँ इसको मेनली यूज करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर हम लोग जार फाइल सब जार है ना, जार डॉट जार फाइल होती है, उसके अंदर बहुत सारे कंप्रेस फाइल होते हैं, उसमें से हम डॉट क्लास को ओपन करके देखते हैं। एनीवे दूसरा देखते हैं डाउनलोड करके, जावा कंपाइलर। ऐसी कुछ वेबसाइट से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं चलता कहाँ डाउनलोड करना है कहाँ से नहीं करना है, ठीक है, इसलिए ऑफिशियल साइट्स से डाउनलोड करना चाहिए किसी चीज़ों को, अभी इन्होंने दिया तो है। Anyway, तो जावा डिकम्पाइलर आपको, जावा डिकम्पाइलर जे डी आई है ना, आई थिंक वही है। एक बार ऐसा करता हूँ इसको, चलो क्लोज करता हूँ, फिर से चलाता हूँ जे डी जी, डिकम्पाइलर बनाना सिखाऊंगा, है ना। वाह इसको ओपन करके देख लेता हूँ, चलो वो खुलना चाहिए इसमें, हाँ देखो ये खुल गया ना, यहाँ पर ये डॉट क्लास फाइल देखो, जिन्होंने जो बना रखा है उसकी खुद की क्लासेस है ना, यहाँ पर देखो डॉट क्लास फाइल, इसको ओपन करोगे इसमें क्या क्लास कोड लिखा गया है, ये सब दिखा रहा है, ठीक है।
ये डॉट जार फाइल के लिए तो काम कर रहा है, पर ये डॉट क्लास फाइल को नहीं कर रहा है ना? मेरे पास अगर है सॉफ्टवेयर पर देखते हैं। तो आप लोग मैं भी दिखा दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सुटेबल मुझे सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा। ओके, अभी नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो मैंने जो बताई, अब यहाँ पर अगर आप अपनी क्लास कोई भी बनाते हैं तो आपकी क्लास में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास किसी एक क्लास को एक्सटेंड करेगी। बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमेशा, और कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में सुपर भी होगा, है ना? सुपर आपको नहीं दिखाता पर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में सुपर होगा, ऑटोमेटिक होगा, अगर आपने वहां कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है एक्सप्लिसिट। तो अगर जैसे अब मैं, मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में सुपर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी अब इसके बावजूद मुझे एक्सटेंड भी दिख रहा है यहाँ पर, एक्सटेंड्स, ई एक्स टी ई एन, एक्सटेंड्स। अगर मैंने किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रखा है, बाय डिफॉल्ट ये किसको एक्सटेंड करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास को। और अगर मैंने यहाँ पर पेरेंट क्लास को सपोज दैट एक्सटेंड कर लिया ऐसे, तब ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं, है ना? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है, अब यहाँ पर अगर मैंने एक्सटेंड नहीं कर रखा है तो ये क्या होगा, किस क्लास को एक्सटेंड करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड। ठीक है, और हमेशा कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में सुपर यहाँ पर भी होगा, सुपर यहाँ पर भी होगा। ओके, चलो परफेक्ट। तो अगर मैं सुपर यहाँ हटा देता हूँ, चलो यहाँ लगा देता हूँ सुपर, अभी देखो, तो सुपर इज यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। Super is used to call the parent class constructor. Java. ओके, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, परफेक्ट। तो सुपर इज व्हाट इज अ सुपर, है ना? तो उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं हम सुपर जो कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, है ना, इज यूज टू इन्वोक द पेरेंट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करो। ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया ही था, है ना? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, है ना, रूल, इसमें कुछ रूल भी लिखूंगा मैं, है ना? बाय डिफॉल्ट रूल नंबर वन, है ना, रूल नंबर वन, इंटरव्यू क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाएंगे, है ना? तो रूल नंबर वन क्या रूल है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 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 contains contains the super at the first line in constructor. Okay, by default constructor contains a super at the first line of constructor. ओके, तो इसी में बाय डिफॉल्ट का मतलब ये भी नहीं कि तुम मैन्युअली करना चाहो तो सेकंड थर्ड लाइन में होगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ओनली वन लाइन, फर्स्ट लाइन, वन लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट लाइन में होगा। अगर तुम इसको उठा के नीचे करना चाहो, पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसको उठा के नीचे करो, सर मेरा मन नहीं, मैं तो नीचे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, नहीं, एरर आएगी और बोलेगा कि कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ होगा, फर्स्ट लाइन में। सॉरी, सुपर हमेशा फर्स्ट लाइन में होगा। ठीक है ना, ये रूल है इसका। देखो, यहाँ लिखा है कॉल इन्वोक मतलब कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। चलो भैया लिख लो, तेरह रहेगी, समझे? ओके, हो गया फर्स्ट। सेकंड वन, अब मुझे क्या करना है, मैंने पेरेंट क्लास इसके अंदर मैंने पास कर दिया इंट एक्स, और यहाँ पास कर दिया। अब बताओ कितना कॉल होगा, अब क्या होगा,
अब क्या प्रिंट होगा? सुपरसेट कॉल कर ही रहा हूँ, बताओ कितनी वैल्यू है उसमें प्रिंट होगी। यहाँ भी पास कर दूं या नहीं पास कर दूं, रहने देता हूँ, बाद में करेंगे कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एरर आएगी, क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि अब ध्यान देना, क्यों एरर आएगी? क्योंकि सुपर जो है ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, जिससे उसमें कोई आर्गुमेंट तो है नहीं। तो ये क्या करेगा? ये ढूंढेगा कि क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर कोई पेरेंट नाम का कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या, क्योंकि इससे तो डिफॉल्ट ही ढूंढेगा ना, यानी ये ढूंढेगा। पर ये तो है नहीं, और है क्या ये, इसलिए एरर आ जाएगी। वो कहेगा नो, parent class does not have the default constructor, have the parameterized constructor, so you need to invoke the super using argument। चलो मैं कॉल करके दिखाता हूँ। ओके, लिखा है constructor parent in the class parent cannot be applied to given types, है ना। फाउंड इंट, देखो कह रहा है यहाँ पर फाउंड कॉल करने के लिए क्या बोला, फाउंड, सॉरी रिक्वायर्ड इंट, है ना, फाउंड नो आर्गुमेंट्स क्या रहा है, रिक्वायर्ड इंट। इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा तुम्हें सुपर कॉल करने के लिए, क्योंकि जब इसमें देखो रहा था यार, जो सिंबल लगा है ना इसमें बता रहा है इसके अंदर रिक्वायर्ड इंट यानी इंटीजर वैल्यू पास करनी है। फाउंड उसमें मिला क्या, नो। रीजन क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट इन लेंथ, यानी एक्चुअल पास करना चाहिए इंटीजर वैल्यू, और है ना यहाँ पर वो हमें मिला नहीं, इस वजह से एक्चुअल और फॉर्मल दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। वैल्यू आई ना 10। तो अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर मान लो इसको नहीं लगाता हूं तो क्या कॉल हो जाएगा सर ऑटोमेटिक? नहीं, कैसे कॉल होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू पास करनी है ना। तो अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एप्लीकेशन डेवलपर हैव टू कॉल एक्सप्लिसिटली और मैनुअली यूजिंग सुपर कीवर्ड। ओके, मुझे यहाँ एरर आएगी अगर मैंने हटा दिया तो, देखो कहेगा आपको यू नीड टू कॉल, है ना। यस, तो इसलिए हमें यहाँ सुपर लगाना होगा कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन। अब यहाँ कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में कई चीजें आ रही हैं, मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में इनिट भी आता है, कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में दिस भी आता है, और कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में सुपर भी आ गया, सारे फर्स्ट लाइन में ही आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर भी कंफ्यूजन निकलेगा बाद में कि कौन सा चीज। ओके, तो रूल क्या है, नंबर 2, है ना, इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर must be call मैनुअली मैनुअली मतलब must be call explicitly। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिटली बाय एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ना, और पैरामीटराइज कैसे कॉल करेगा, पैरामीटराइज वैल्यू पास करनी होती है, इस वजह से उसको कॉल नहीं कर पाता वो, समझे। हाँ, आपको कॉल करना ही पड़ेगा। परफेक्ट। सर अब एक कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, जैसे दिस सुपर और इनिट ब्लॉक तीनों एक साथ आ गए तो आए, जैसे मैं बताऊंगा, सुपर बिल्कुल और दिस तो बताऊंगा, आई फर्स्ट विल टाइम डिस, में। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है, मैंने जानबूझ करके उस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आता नहीं है ऐसे, जब तक मैं नहीं, है ना, बहुत कम ही आप लोग तो पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन रेज किया। ये पेरेंट क्लास देखा जाए तो सुपर भी फर्स्ट लाइन में, इंड भी सुपर फर्स्ट लाइन में, और दिस भी फर्स्ट लाइन में ही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब फर्स्ट लाइन में कौन आएगा और किस सीक्वेंस में कॉल होगा। ठीक है, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी हमने दो चीज क्लियर किया है कि पहली बात इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस ये होता है कि हम रियूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कितने इनहेरिटेंस होते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डज नॉट सपोर्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो यूजिंग वी नीड टू अचीव यूजिंग इंटरफेस,
उसके बाद मैंने बताया कि सुपर क्या होता है। अगर हमारे पास पैरेंट और चाइल्ड क्लास है तो उन दोनों के बीच में अगर हमारे पास कोई कॉमन डेटा मेंबर है, और यानी पैरेंट क्लास के डेटा मेंबर कॉमन डेटा मेंबर को चाइल्ड में एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन दिस केस वी नीड टू यूज सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड से हम उस सेम नेम के डेटा मेंबर जो पैरेंट क्लास का है उसको कॉल कर पाएंगे, नहीं तो चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर कॉल होगा, बिकॉज प्रेफरेंस गोज टू लोकल डेटा मेंबर। सेम इस तरीके से रूल हमारे पास मेथड के लिए भी लागू होता है। अगर पैरेंट क्लास के अंदर सेम नाम का डेटा मेंबर है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम नाम का डेटा मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस गोज टू लोकल फर्स्ट। अगर मैं अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ तो ये डिस्प्ले कॉल पहले चाइल्ड का कॉल होगा, पैरेंट का कॉल नहीं होगा, क्योंकि पहले ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में ढूंढेगा, अगर क्लास का मिला तो क्लास के डिस्प्ले को कॉल करेगा, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तब जाके पैरेंट क्लास में ढूंढता है, ये भी यही बात। अगर आप यहाँ से इसको हटा दोगे तो पैरेंट क्लास वाला कॉल हो जाएगा। अगर पैरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्प्ले मेथड है तो पैरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल नहीं होगा। पैरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है तो सुपर लगाना होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। इसके बाद सुपर कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस की बात कर रहा था। कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में ये है कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर के यूज करके, और कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में हमेशा सुपर होता है, तो उस सुपर के थ्रू आपके पैरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर पैरेंट क्लास के अंदर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है तो एप्लीकेशन डेवलपर को मैन्युअली कॉल करना पड़ेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बताया है कि पैरेंट क्लास का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एप्लीकेशन डेवलपर कैसे सुपर से पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर आप इस सुपर को मैन्युअली कॉल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा। ठीक है, मैन्युअली इसलिए कॉल करना पड़ता है क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपर को वैल्यू पास करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। ओके, अभी तो यस यहीं तक क्लास होगी। कोई डाउट हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास होगी, इसके बाद सुपर के बाद ही अभी हम कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस बताएंगे, सुपर इनहेरिटेंस के इन्वोकेशन बताएंगे, इंटरप्रिटेशन को बताएंगे इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।